आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो ये 4 स्पीसीज दी गई हैं, इनमें हमको बताना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड किसमें इक्वल है। तो देखिए सॉल्यूशन में सारे जितने भी कंपाउंड हैं सबके स्ट्रक्चर लिखे गए हैं और स्ट्रक्चर लिख करके हम लोग उनकी गिनती करेंगे कि किसमें कितने सिग्मा हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो देखिए पहले CN2। तो CN2 में हमको पता है कि स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाया जाता है, इसको पहले समझें। तो जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की 3 से लेकर के 5 तक हो सकती है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब नाइट्रोजन जो है 3 से 5 तक, लेकिन जनरली 3 होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो इसलिए जनरली 3 ही होती है इसकी वैलेंसी या संयोजकता। तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के हमने 3 बॉन्ड बना दिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन सहयोग कर रहे हैं। कार्बन के भी 3 हो जाएंगे और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज होंगे और एक ये सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार इधर अब अगर इसमें गिनती करेंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो तो सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा के अलावा सारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और ये 2 और ये 4 पाई बॉन्ड हो गए। अब CH2 CN2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन हमारी 3 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था वैसे ही बना करके एक कार्बन बीच में कर देंगे और 2 हाइड्रोजन है तो इन्हीं में हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि इस कार्बन की हमको 4 बैलेंसी पूरी करना है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, तो इस कार्बन की भी 4 बैलेंसी पूरी हो गई और 3 1 4 इस कार्बन की भी पूरी हो गई, 3 1 4 इस कार्बन की भी पूरी हो गई। तो कुल मिला करके यहाँ भी ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें हम लोग गिनते हैं तो जितने सिंगल बॉन्ड हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। इसके बाद जितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा, बाकी सब पाई होते हैं। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए, 2 ये पाई हो गए, 2 ये 4 पाई हो गए। इसी प्रकार से HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और एक O के साथ ये H जुड़ेगा और एक O इसके साथ नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कैसे गया। तो ध्यान देना है कि कार्बन की हमको 4 बैलेंसी पूरा करना है और ऑक्सीजन 3 है, तो इन्हीं ऑक्सीजन से हम 4 बैलेंसी पूरा करेंगे। तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में रखा, बाकी 2 को सिंगल बॉन्ड में। हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहेगा, क्योंकि कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी हो गई। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा था फोन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसलिए जो निगेटिव चार्ज है इसी के पास रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब जो बांड है, सहसंयोजक बांड, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रखने की प्रवृत्ति। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बांड बनना चाहिए था उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और
और किसी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑक्सीजन के पास उपस्थित है, बाकी सबके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब इसमें देखिए गिनते हैं तो जितने सिंगल बॉन्ड हैं तो 1 2 3, डबल बॉन्ड में एक हो जाएगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड हो गया। अब XeO4 में देखते हैं तो Xe हमारा इनर्ट गैस है, जीनान हमारी अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस क्यों है? अक्रिय गैस इसलिए है, हमको पता है कि किसी में अगर अष्टक कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, तो वो अक्रिय गैस होती है। मतलब अक्रिय प्रभाव उसका होता है, कोई क्रिया नहीं करती, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन का होना, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं है, तो किसी से क्रिया नहीं करता। तो जीनान चूँकि 8वें ग्रुप में इनर्ट गैस के अंतर्गत आता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 2 6 2 8। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो सब जगह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गए। अब इसमें देखें सारे डबल बॉन्ड हैं, तो जाहिर सी बात डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी सारे पाई होते हैं, तो एक एक सिग्मा होंगे, एक एक पाई, तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 सिग्मा और 1 2 3 4 पाई, तो 4 सिग्मा 4 पाई इसी में है। यानी XeO4 ही हमारा वो ऑप्शन है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बराबर है, इसलिए यही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी विकल्प करेक्ट है, XeO4। अब क्वेश्चन नंबर 42 आ जाते हैं। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं हमको बताना। तो जितने भी सिग्मा सिंगल बॉन्ड के अलावा होंगे सब पाई बॉन्ड होंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, तो एक एक तो सिग्मा हो जाएगा, एक एक पाई, तो 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो डी ऑप्शन। ध्यान दीजिए गलती हो जाती है, लोग सी मार के चले आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं ध्यान देंगे, उन्हें लगेगा कि पाई बॉन्ड पूछा जा रहा है, तो इनको विशेष ध्यान देना है। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो देयर आर 4 डबल बॉन्ड, हेंस नंबर ऑफ एन पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 गुणे 4 तो 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है। कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मेथाइल लिथियम गिव विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज। तो कह रहा है साइक्लोपेंटेनोन के साथ अगर मेथाइल लिथियम की रिएक्शन हो जाए, ट्रीटमेंट का मतलब रिएक्शन, तो क्या प्राप्त होगा वो हमको बताना है। तो देखिए हम लोग रिएक्शन को समझते हैं, और जो भी रिएक्शन हुई है उसके एक एक कारक को अच्छे से समझ करके करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन हो रही है मेथाइल लिथियम से, तो यहाँ पर देखिए ये साइक्लोपेंटेनोन बनाया गया है। साइक्लो का मतलब चक्रीय कंपाउंड, और ओन का मतलब कीटोन लगा हुआ है, तो जहाँ पर लगा हुआ है वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले नंबर पर कीटोन है, इसलिए साइक्लोपेंटेनोन इसका नाम है। अब इसकी मेथाइल लिथियम से रिएक्शन हो रही है, तो लिथियम हमारा एलाई होता है, इसमें मेथिल ग्रुप जुड़ेगा। तो चूँकि जो हमारा लिथियम है ये एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल
बहुत ज़्यादा धनात्मक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा धनात्मक होगा तो जाहिर सी बात है जो मिथिल ग्रुप जुड़ेगा वो ऋणात्मक होगा। तो इसलिए Li प्लस CH3 माइनस लिखा गया। इस बात को ध्यान देना। अब देखिए क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ही होता है कि कोवैलेंट जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में चला जाएगा। जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा तो ये CH3 माइनस जो है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जुड़ेगा तो ये यहाँ पर CH3 नेगेटिव वाला यहाँ पर जुड़ जाता है। इसको साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन बोलेंगे, साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा कि जो पानी है उस पानी में H2O जिसको बोलते हैं, पानी में जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो HOH आ जाएगा। तो इस HOH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और OH माइनस के रूप में ये अलग होगा तो ये H प्लस के रूप में ये अलग होगा। तो ये वो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ मिल के OH बना लेगा। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C विकल्प करेक्ट है, साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन। तो हम बात सिर्फ यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक। इसके बाद अगर पानी से रिएक्शन होगी तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन है, इतना एक्स्ट्रा बना दिया है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आया था रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं दिया, अगर आगे कहीं होगा तो समझेंगे, लेकिन चूँकि रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित है इसलिए उस पर ध्यान देना जरूरी था। अब क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है। कह रहा है इन द जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 m यानी मोलर H2SO4। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज। तो यहाँ पर देखिए जेल्डाल मेथड की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। तो सॉइल का एक सैंपल लिया गया है जिससे अमोनिया कितनी निकलती है 0.75 ग्राम, और इसको न्यूट्रलाइज किया गया 10 ml 1 m H2SO4 से। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज। तो इसको सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले H2SO4 का अमोनिया से न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो इस रिएक्शन को करा लेते हैं। तो H2SO4 के अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम सल्फेट बनता है NH4 twice SO4। अब 10 ml ऑफ 1 m H2SO4 इक्वल टू 10 m मिलीमोल। तो 10 ml ऑफ 1 m H2SO4 का मतलब 10 मिलीमोल हुआ, क्योंकि जो m है तो यहाँ पर देखे बताया गया है कि m इंटू वी इक्वल टू मिलीमोल, क्योंकि ये जो m है मोलरता है। तो मोलरता का मतलब ये होता है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोल मतलब कितने मोल हैं, तो 1 लीटर में तो लीटर इंटू मोल होगा, यहाँ पर मिली में है तो मिली मोल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया। तो यूज्ड एसिड यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया। तो ये जो एसिड है इसको अमोनिया के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के लिए यूज किया गया है। तो 10 ml ऑफ 2N और 1 m H2SO4 ये इक्विवेलेंट होगा
इतने के। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो H2SO4 है हमारा, इसको तोड़ेंगे तो 2H प्लस आयन बनेंगे, प्लस SO4 -2 बन जाएगा। तो चूँकि 2 प्लस आयन मिलेंगे, इसका मतलब इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी की दोगुना होगी, इसीलिए 2N लिखा है। तो 2N कहें या 1M कहें, एक ही बात है। तो अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है फार्मूला, 1.4 × N/V/W, ये फार्मूला होता है। अगर इतना याद है तो आप सारी बातें समझ सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर 1.4 इंटू जेल्डाल मेथड का फार्मूला है, तो 1.4 इंटू नॉर्मलिटी कितनी है 2, 1M यानी 2N लिखें या 1M एक ही बात है। तो 2 हो गया इंटू V कितना है, वॉल्यूम 10 ml है, तो 10 हो गया अपान वेट कितना है, जो सॉयल ली गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें या 0.75 ग्राम। ये सैंपल का वेट है, अमोनिया नहीं इतने ग्राम निकली, सैंपल का वेट है, ध्यान देना। तो सैंपल का वेट है, तो यहाँ पर W की जगह लिख देंगे 0.75, सॉल्व करेंगे तो आ गया 37.33%। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आ जाता है 45 नंबर। तो कह रहा है सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट in aromatic substitution are given, which one is the most deactivating। तो हमने आपको आर्थोमेटा पैरा बताया था। तो जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, इस पर कोई AX जुड़ा है, तो अगर इस पोजीशन पर कोई जुड़ा होगा तो ये आर्थो पोजीशन है, अगर इस पोजीशन पर कोई जुड़ा होगा तो ये पैरा पोजीशन है, और अगर इस मेटा पोजीशन है, अगर इस पोजीशन पर कोई जुड़ा होगा कोई भी कंपाउंड तो ये हमारी पैरा पोजीशन है। तो बगल में है तो आर्थो, एक कार्बन को छोड़ के है, तो मेटा 2 को छोड़ के है तो पैरा। तो कह रहा है सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो कह रहा है कोई एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का प्रतिस्थापन हो रहा है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो कह रहा है विच वन इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो जो दिए गए इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग नहीं डीएक्टिवेटिंग है। अब यहाँ पर देखिए डीएक्टिवेटिंग का मतलब है कि जितने -I और -M प्रभाव वाले होंगे वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, +I और +M प्रभाव वाले एक्टिवेटिंग होते हैं। तो यहाँ पर देख लें कौन -I -M वाला है, तो NO2 हमारा -I और -M प्रभाव रखता है, तो B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो NO2 इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू -I एंड -M प्रभाव। तो -I और -M इफेक्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है। तो देखिए NO2 हमारा -I प्रभाव वाला है, -I प्रभाव वाला है। CH3 CH2 CH3 ये सब +I वाले हैं। ये देखिए NO2 हमारा -R इफेक्ट, यानी रिजोनेंस में -R इफेक्ट, निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट होता है। तो कुल मिला के -I और -M इफेक्ट है नाइट्रोजन का, इसलिए ये मोस्ट डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl हेक्स 3-in-5 आइनोइक एसिड इज। तो कुल मिला के हेक्स शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब है कि 6 कार्बन की पहले पेरेंट चेन पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर ओइक लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसिड ग्रुप लगा होगा। हाइड्रोक्सी यानी कहीं ना कहीं OH लगा होगा। तो इसकी पहचान करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट है और इसको समझ लेते हैं कि कैसे करेक्ट है। तो चूंकि देखिए OH और COOH दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अब किसको प्रियॉरिटी पहले दी जाएगी ये हमको समझना है। तो जब OH और COOH दोनों जुड़े होते हैं तो हम एसिड को पहली प्रियॉरिटी देते हैं। ये देखिए NCERT में दिया हुआ है, COOH को पहली प्रियॉरिटी दी गई है, OH को बाद में, तो इसको ध्यान देना है। तो COOH को पहली प्रियॉरिटी देंगे, OH को बाद में, इसलिए जो नंबरिंग है वो हम लोग इधर से करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सबसे लंबी चेन तक जाएंगे। अब इसका नाम लिखना है हमको, तो IFC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज। अब जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में हम इसका नाम लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD के क्रम में जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए एथिल में ई पहले आता है, तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड जुड़ा है और तीसरे नंबर पर एक ये एक दो कार्बन है, तो एक के लिए मेथिल, दो कार्बन के लिए एथिल वर्ड यूज होता है। यानी यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है, तो 3 एथाइल हो गया। सबके बीच में डैश बनाना है। अब ABCDEFGH H आता है, तो दूसरी पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि H पहले आ रहा है। अब देखिए 4 मिथाइल, अब M बाद में आता है H के, तो ये चौथी पोजीशन पर ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 मिथाइल कह देंगे। अब 6 कार्बन की संख्या वो है, तो हेक्स लिख दिया, और तीसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिख दिया। पांचवी पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखते हैं, तो 5 आयन YN लिखा, और पहले नंबर पर ओइक एसिड है तो ओइक एसिड लिख दिया। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं IUPAC नाम। अब आ जाता है 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। आइसोब्यूटिल कह रहा है, तो ब्यूटिल वर्ड से साफ समझ में आ रहा है कि 4 कार्बन की श्रृंखला होगी, और हमने बताया था कि सीधी CH3 CH2 CH2 CH3 ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल ब्यूटेन 1 2 3 4। अब अगर इसमें इस तरह कर दिया जाए, CH2 CH3 1 2 3 4, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। और अगर इसको इस तरह कर दिया जाए, एक दो तीन चार 5 कार्बन हो गया, गलत हो गया, 5 नहीं 4 रखना है, तो CH3 CH3 CH3H, तो ये हमारी ये H जुड़ जाएगा तो बॉन्ड नहीं रहेगा, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो ये नियो हो गया, तो नॉर्मल आइसो नियो। यहाँ पर ये H हटा करके हम लोग बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो कुल मिला करके ये नियो वाला हो गया, ये आइसो वाला हो गया। तो C वाला देखिए हमारा करेक्ट है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो C वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है, कह रहा है द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़। तो रेडिकल जो है वो एरोमेटिक होगा, क्यों, यहाँ पर हमको बताना है। तो देखिए ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, एरोमेटिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पूछा है तो हमें समझना है।
तो कुल मिलाकर के हमसे पूछना चाहता है कि हम किसे एरोमेटिक कहेंगे। तो एरोमेटिक होने की शर्त क्या है? तो एरोमेटिक होने की शर्त है कि 6 पाई ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, तो उसको हम एरोमेटिक के अंतर्गत रखेंगे। एक हकल्स रूल होता है, तो उसको जो फॉलो करते हैं उन्हीं को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो देखिए कह रहा है एज पर हकल्स रूल एरोमेटिक रेडिकल है जो 4n+2 = 6 पाई। तो ये फार्मूला होता है हकल्स रूल में कि 4n+2 पाई 4n+2 = 6 पाई, ये फार्मूला होता है। तो द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज 6 p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 6 p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स टू एरोमेटिसिटी। तो अगर किसी में 6 p ऑर्बिटल होंगे और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर देखें, अगर हम n की जगह 1 रख दें तो 4 2 6 हो जाएगा। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इधर 6 पाई है यानी 6 p ऑर्बिटल भी हो जाएंगे। तो 6 p ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा हकल्स रूल के हिसाब से। इसका डिटेल हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्थायित्व के आधार पर इन्हें अरेंज करना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मतलब सबसे पहले कम स्थायी, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो दूसरा वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर 2 डिग्री, यहाँ पर 2 हैं, देखिए एक इधर है एक इधर, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसके बाद दूसरा आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 डिग्री है क्योंकि एक ही बॉन्ड से इधर ये जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री आ जाएगा। फिर क्या है कि यहाँ पर देखिए जो तीसरा वाला है ये कंडीशन है, यहाँ पर देखिए इस तरह लिखा हुआ है, ये जहाँ तक ऐसे लिखना चाहिए इसको CH3 CH2 C+H, लेकिन ऐसे में 3 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ही होगा, ऐसे CH3 CH3 प्लस और एक ये H, इस तरह लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए दो तरफ CH3 है, यहाँ पर देखिए तीनों तरफ CH3 है, इसलिए सबसे ज़्यादा दूसरा हो गया। इसमें देखिए दो तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है, फिर CH3 है, तो इससे दूसरे वाले से थोड़ा कम हो गया है। 3 इसमें भी, लेकिन यहाँ पर CH2 या CH3 है, इसलिए दूसरे नंबर पर आ गया। जो तीसरा वाला है इसमें 2 ही तरफ है, इसलिए तीसरे नंबर पर आ गया। चौथे वाले में एक ही है, इसलिए चौथे नंबर पे आ गया। 5वें वाले में ये भी +I ग्रुप नहीं लगा है, तो इसलिए 5वां सबसे कम स्टेबल हो गया। ये ऑर्डर है हमारे पास। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ बता रहा है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्किल ग्रुप यानी +I ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जितने +I ग्रुप अधिक से अधिक जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर +I इफेक्ट इज इन द ऑर्डर। तो +I इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? यहाँ पर देखिए 3 CH3 जुड़े हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, केवल CH3 है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए प्लस लगाना ज़रूरी है। 1 2 3 4, यहाँ पर बैलेंस से लिखा है इसलिए प्लस नहीं लगाएंगे, बैलेंस से लिखा है। तो कुल मिलाकर ये
नियो, फिर आइसो, फिर नॉर्मल, फिर इसके बाद CH3। तो सबसे ज़्यादा हमारा दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जैसा हमने अभी ऊपर देखा। अब देखे आ जाता है 50 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजिल। तो ये जो बेंजिल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमको बताना। तो यहाँ पर देखें, जैसा हमने आपको बताया था कि ये अगर हम दो हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो इस तरह दो बॉन्ड बन जाएंगे। ये अगर हटा दें और दो बॉन्ड में इसको ऐसे ही HH लिखें, तो हमने बताया था कि एक सिग्मा मानेंगे, बाकी पाई हो जाएंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।